अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर एमडी कैट। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद नुमान अमजद। आज हमने फ्लूइड डायनामिक्स की बेसिक्स पढ़ने के बाद थोड़ा सा स्टेप अप करना है ऑन टू अ थ्योरम कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, एक साइंसदान थे, उनका सेकंड नेम बर्नौली था। उनके आफ्टर इस थ्योरम को नेम किया गया है क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था। ऑब्वियसली बेसिकली डिस्कवर की थी उन्होंने वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो फ्लूइड की हैं, और उनकी बेस पर फिर उन्होंने अपना ये थ्योरम इन्वेंट किया था, क्रिएट किया था। ठीक हो गया। बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, और उस इक्वेशन को ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब वर्ड्स की फॉर्म में लिखा जाएगा दैट विल बी बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, इक्वेशन को जिस तरह हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ते हैं। सो इक्वेशन हम आगे देखते हैं, उसको डिराइव करना है हमने, और उससे पहले हम उस इक्वेशन की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देख लेते हैं कि होती क्या है, थ्योरम कहता क्या है, इसका मतलब क्या है। शायद अभी ये मतलब वाज़े ज़्यादा अच्छे तरीके से ना हो। आफ्टर वी डिराइव दिस इक्वेशन, तो मैं वापस इसी स्लाइड पर आऊँगा ताकि आपको पता चल जाए कि वो जो इक्वेशन हमने डिराइव की है क्या वो वही बातें कर रही है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, या वो इक्वेशन कुछ और कह रही है और थ्योरम कुछ और, तो हम देखेंगे। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली क्या करता है, ये रिलेट करता है प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड को विद इट्स स्पीड एंड हाइट। प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड को विद इट्स स्पीड एंड हाइट, यानी कि बर्नौलीज थ्योरम की जो इक्वेशन होगी उसमें P स्मॉल v स्मॉल h आएगा। इन्हीं चीज़ों को ही रिलेट करेगी वो इक्वेशन की, इधर उधर दोनों साइडों पे कहीं ना कहीं पे ये तीनों चीज़ें होंगी। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी लास्ट लेक्चर में, हमने कहा था दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम, बोथ ऑफ देम दे आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, वो भी हम आगे देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट में ही बेसिकली ये दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है। छोटी वाली स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। ये छोटी वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये कह रही है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोल रही है ये, पहली बात ये बोल रही है कि शर्त रख दी आइडियल फ्लूइड, यानी कि वो सारी प्रॉपर्टीज आइडियल फ्लूइड की जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी वो सारी होनी चाहिए, तब बर्नौलीज थ्योरम लगेगा। उसके अलावा टोटल मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ जाती हैं, इन दोनों का सम इज कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी जो इसकी स्टेटमेंट है ये एग्जैक्टली उसी की उसी इक्वेशन को ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, जो इक्वेशन हम इस लेक्चर के आखिर में डिराइव करेंगे। ये क्या कहती है स्टेटमेंट, द सम ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का मतलब है PV, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सारों का जो सम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ये दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है। हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को आफ्टर वी डिराइव द इक्वेशन जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स वाकई उन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, रफ्ता रफ्ता इसकी डेरिवेशन देखते हैं। इसमें आपको एक पाइप शो किया गया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिइंग है, यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे पतला हो गया, और इसकी हाइट वेरिएबल है, यहाँ पे लो हाइट है, यहाँ पे ये ऊंचा हो गया। तो दो चीजें हैं, एरिया क्रॉस सेक्शनल वेरिएबल है और क्या, हाइट इसकी वेरिएबल है। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जब हमने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तब टाइम t को अगर 0 सेकंड रखें तो उस वक्त ये पोजीशन थी फ्लूइड की कि फ्लूइड यहाँ से इस एंड पर था और यहाँ से इतना आगे था। ठीक है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है। इस प्रेशर की डायरेक्शन राइट साइड्स पर है, इस प्रेशर की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर है। ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है ना, असूलन प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज कॉजिंग द प्रेशर हमने ये एरोज ड्रॉ किए हुए हैं, अदरवाइज ये स्केलर है। उसके बाद कुछ टाइम डेल्टा t के बाद हमने देखा कि फ्लूइड इस तरह से इस पोजीशन में आ गया, थोड़ा सा आगे मूव कर गया। किस तरह से मूव किया कि पहले फ्लूइड की पोजीशन यहाँ पर थी, अब फ्लूइड यहाँ पर आ गया, तो इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी, इसको मैंने कह दिया x1 या डेल्टा x1, जिस तरह हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के वक्त बोला था। और यहाँ पर पहली इनिशियल पोजीशन यहाँ पर थी और फाइनल यहाँ पर है, और इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई है। ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि पतला पाइप है, ये कम डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि मोटा पाइप है, इसको हमने कह दिया x2। ठीक हो गया, ये बेसिक समझ में आ गई। अब हमने ये देखना है बारी बारी, हमने क्या कहा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सम कांस्टेंट है। तो हम पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे, और फिर इनका सम लेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो पहले प्रेशर वॉल्यूम वर्क के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में हम फोर्स एंड मोशन में हम वर्क को किस तरह से डिफाइन करते हैं,
फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क। फ्लूइड्स के केस में जो वर्क होता है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं होता, वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। लिखते इसको पीवी हैं, लेकिन बेसिकली ये पी डेल्टा वी होता है फॉर गैसेस। फ्लूइड्स में दो चीजें आती है ना, गैसेस और लिक्विड्स। तो फॉर गैसेस इट इज पी डेल्टा वी, क्योंकि गैसेस को सिलेंडर में बंद करके पिस्टन ऊपर नीचे करते हैं, तो जिस प्रेशर के ऊपर रखा है वो पी पुट करते हैं, और जितना वॉल्यूम चेंज किया है उसको डेल्टा वी कहते हैं, इसमें पुट करते हैं, जवाब आ जाता है। लिक्विड जो है एक आइडियल फ्लूइड, जैसा कि बर्नौलीज थ्योरम की शर्तों में है आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड नॉन कंप्रेसिबल होता है, उसको कंप्रेस तो नहीं किया जा सकता, तो फिर डेल्टा वी की वैल्यू यानी चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू उसके लिए जीरो होती है। तो आइडियल लिक्विड के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा पी टाइम्स वी, इस तरह लिखते हैं इसको। प्रेशर की का डिफरेंस देखते हैं हम, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। ठीक हो गया। ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने फ्लक्स के वक्त कही थी कि फ्लक्स को, चेंज इन फ्लक्स को हम डेल्टा बी ए भी लिख सकते हैं, हम इसको बी डेल्टा ए भी लिख सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में भी यही बात हमने की थी, एक मरतबा अप्लाई की थी, तो ये हर जगह पे चलती रहती है ये चीज़। तो ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, हम फाइंड करते हैं कितना वर्क हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक x1 जितनी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर x2 जितनी डिस्प्लेसमेंट है। हम पहले इस एंड पर वर्क फाइंड करेंगे, फिर इस एंड पर वर्क फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम सिंपल फोर्स डिस्प्लेसमेंट वाले वर्क के मुताबिक इसको लिखते हैं। फोर्स जितनी लगी है इसके ऊपर वो मल्टीप्लाइड बाय जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है डेल्टा एक्स, ठीक है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, सो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर टाइम्स एरिया। तो फोर्स की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, पी मल्टीप्लाइड बाय ए, आगे डिस्प्लेसमेंट वैसी की वैसी। अब अगर यहां पर मूव करने वाले फ्लूइड की जो स्पीड है वो v1 है, तो इतना डिस्टेंस x1 कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल टू vt, डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो x है बेसिकली x1, दिस इज इक्वल टू v1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t, जितना भी टाइम लगा। तो मैंने यहाँ पर x1 की जगह v1 टाइम्स डेल्टा t लिख दिया। ठीक है, बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी। तो मेरे पास इस एंड पर जितना वर्क हुआ इस फ्लूइड को डिस्प्लेस करने में, वो कितना आया, वो क्या आया, वो आया है P मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय V मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दिस एंड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन। और सारी चीजें चूंकि इस एंड पर हो रही हैं, तो मैंने सारों के नीचे 1 1 1 लगा दिया सबस्क्रिप्ट में, सिवाय डेल्टा टी के, क्योंकि डेल्टा टी तो इधर भी उतना ही है उधर भी उतना ही है, तो इसको डेल्टा टी 1 डेल्टा टी 2 कहने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली यही इक्वेशन मुझे बताएगी कि दूसरे एंड पर वर्क कितना हुआ, तो मैंने उसके लिए भी लिख दिया P A V डेल्टा टी को वैसे लिखा, बाकियों के साथ 1 की जगह 2 लगा दिया। तो ये इक्वेशन मुझे बता रही है इस एंड पर कितना वर्क हुआ, ये इक्वेशन मुझे बता रही है उस एंड पर वर्क कितना हुआ। बट वेट, दोनों इक्वेशन में तो फर्क है। यहाँ पर तो मैंने माइनस साइन लगा दिया है। क्यों लगा दिया है, क्योंकि मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ। प्रेशर यहाँ पर वेक्टर जो है उसका फोर्स ड्यू टू प्रेशर का वेक्टर राइट साइड पर है, यहाँ पर प्रेशर इस साइड पर है, बाहर हवा है ना, तो इधर प्रेशर लगा रही है, इधर प्रेशर लगा रही है। तो ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है ये उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है जिस तरफ फोर्स है, तो इसका वर्क पॉजिटिव है जैसा कि वहां पर लिखा हुआ है। जबकि ये जो फ्लूइड है फोर्स इस तरफ है और ये फ्लूइड इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका वर्क नेगेटिव है जैसा कि वहां पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब हमने दोनों एंड्स पर होने वाले वर्क की इक्वेशंस बना ली हैं। टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे तो ऐड कर देंगे, हमने दोनों को ऐड कर दिया, W1 प्लस W2, दोनों के दोनों वर्क की जो इक्वेशंस के राइट हैंड साइड वाली चीजें थी उनको भी ऐड कर दिया। अब देखें बीच में नेगेटिव साइन है बिकॉज ये है ही नेगेटिव, ठीक है ना। 1 प्लस -1 का मतलब होता है 1 -1, तो ये हमने माइनस नहीं किया, बेसिकली हमने 1 और -1 को ऐड ही किया, तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है ना। ये माइनस यहाँ पर इसलिए लगा हुआ है। अच्छा जी, अब आगे हमने क्या किया है, आगे हमने ये वाला काम किया है। इससे पहले हम जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ चुके हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इस एंड पर A और V का प्रोडक्ट एरिया और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड का इस एंड पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो A1 V1 और A2 V2 इन दोनों की जवाब सेम आएगा। तो इसको काट के अगर मैं सिर्फ AV लिख दूं और इसको काट के भी मैं सिर्फ AV लिख दूं तो ठीक बात होगी, ठीक है ना। इनका जवाब तो सेम ही है ना, तो इनको डिफरेंशिएट करने की क्या ज़रूरत है। आप किसी भी जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उधर A2 लिख दें, इधर दोनों को सेम से ही रिप्रेजेंट कर दें। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू AV। 1 2 का डिफरेंस खत्म कर दिया क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है।
और हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड वी इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम वी ओवर टी, ये बात पढ़ी थी ना हमने। तो इसी को रीअरेंज करें, ये टी को क्या करें उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, ए मल्टीप्लाइड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन इक्वल्स वी, ठीक है ना। वो टी उधर चला गया। बेसिकली दोनों साइड इसमें हमने यूं किया, दोनों साइड पर टी मल्टीप्लाई किया है, होता यही है। ये जो हम कहते हैं इसको उस साइड पर ले गए, वो उस साइड पर लेने वाला सिस्टम नहीं होता। बेसिकली दोनों साइडों पर हमने टी से ही मल्टीप्लाई किया होता है, तो इस साइड वाला ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरे साइड पर आ जाएगी। सो प्रोडक्ट ऑफ एरिया वी एंड टी गिव्स अस वॉल्यूम। सो इस ए वी टी को हटा के, इस ए वी टी को भी हटा के मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा सिर्फ v, इधर भी v। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बच जाएगी, वर्क डन एट एंड 1 प्लस W2 इक्वल्स P1V माइनस P2V। सिंपल हो गई इक्वेशन। v कॉमन लेंगे तो P1 माइनस P2 इंटू v। इसको आगे हम लिख सकते हैं, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एंड मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। सो मैंने, या वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो मैंने वॉल्यूम की जगह मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी लिख दिया। अब फाइनल इक्वेशन मेरी ये आ गई है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, P1 माइनस P2, यानी कि यहाँ का प्रेशर माइनस यहाँ का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। जितना मास मूव किया उसको डिवाइड कर दें डेंसिटी के ऊपर। ये मुझे इक्वेशन बताएगी। इसमें जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि जब ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है तो कितना वर्क हुआ है। अब ये वर्क मुझे पता चल गया कि इस पर इतना वर्क करके हम इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मुझे क्या बताया था कि जब बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया से छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरफ जाते हैं, एरिया कम होता है तो v बढ़ जाता है। तो यहाँ पर उसी फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा हो कम होगी, यहाँ पर उसी फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। पतला एंड जब हो जाता है तो फ्लूइड तेज़ भागता है, ये बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। सो इसका मतलब है यहाँ पर जो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी थी वो कम थी, यहाँ पर फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। उसके अलावा ये वाला फ्लूइड लो लेवल पर है, ये वाला फ्लूइड हाई लेवल पर है, तो ये लो से हाई पर पहुंचा तो यहाँ पर फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यहाँ पर फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस वर्क के नतीजे में इस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई है और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुई है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो हम वर्क एनर्जी में पढ़ेंगे उसके मुताबिक जब भी आप किसी चीज़ पर वर्क करते हैं तो उसकी या तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, जितना वर्क करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, या उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, या दोनों ही चेंज होती हैं। तो इस केस में दोनों ही चेंज हो रही हैं। और जितना हम वर्क करेंगे उतनी ही उसमें से कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में लग जाएगा, कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में लग जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को जब मिलाएंगे टोटल जो सम जवाब आएगा ऐड करने के बाद वो बराबर होगा जितना हमने वर्क किया। अगर मैंने 10 जूल वर्क किया है तो सपोज उसमें से 8 जूल की इजाफा काइनेटिक एनर्जी में हो गया, बाकी 2 जूल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में लग गए, तो 8 और 2 का सम 10 के बराबर होगा। जितना वर्क करेंगे उसी का ही कुछ पोर्शन के में जाएगा, कुछ पोर्शन पी में जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि कितनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई है, कितनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई है। फिर हम एक इक्वेशन बना लेंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर वर्क डन लिखेंगे और हम कहेंगे ये वर्क डन इक्वल टू है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। लेकिन उसके लिए चेंज इन के और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए, तो पहले वो निकालेंगे हमने। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक हो गया। ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, माइनस कर देंगे यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी उधर वाली है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो इधर वाली है। इसी तरह वहाँ पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mgh2 और यहाँ पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mgh1। ठीक हो गया, दोनों को माइनस कर दिया। सिंपल इक्वेशंस हैं, हाफ mv² और mgh वाली। ये हमें बता रही है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब जितना भी वर्क हुआ था वो क्या था, P1 माइनस P2 टाइम्स m ओवर रो विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिखूंगा और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिखूंगा इन पोजीशन पर। तो मेरी ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी जिससे मैं आगे बर्नौलीज़ थ्योरम डिराइव करूंगा। वो फाइनल इक्वेशन ये बनी है ऊपर वाली। बाकी अभी किसी को भी नहीं देखना, अज्यूम करें ये चीज़ें हैं ही नहीं, परेशान नहीं होना, सिर्फ इसी इक्वेशन को देखें वहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने वही लिखा हुआ है वर्क डन जो मैंने डिराइव किया था, P1 माइनस P2 इंटू m ओवर रो जो मैंने यहाँ पे डिराइव किया। और मैं ये कह रहा हूँ कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज दिस जो मैंने यहाँ से निकाली प्लस
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस जो मैंने यहां से निकाली। ठीक है, फाइनल इक्वेशन बन गई। ये जो हमने बात की है यहाँ पर, इसी को हमने लिख दिया है इक्वेशन की फॉर्म में। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, हर टर्म को मैं रो ओवर एम से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये m ओवर रो है, इसको मैं कैंसिल करना चाहता हूं, तो रो ओवर m से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, m ओवर रो को रो ओवर m से मल्टीप्लाई करेंगे, रो से रो कट जाएगा, m से m कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ p1 माइनस p2 रह जाएगा। इस इक्वेशन को रो ओवर m से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें रो से, डिवाइड करें m पर, तो इसका ये m कट जाएगा और m की जगह बाकी रो ही रह जाएगा। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर की बजाय हाफ रो v स्क्वायर बच जाएगा। इस तरह ये भी हाफ mv स्क्वायर की बजाय हाफ रो v स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ये भी mgh है, इसको मैं रो ओवर m से मल्टीप्लाई करूंगा तो रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, m कट जाएगा, तो mgh की बजाय ये रो gh हो जाएगा और ये भी रो gh हो जाएगा। अब ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। इसको मैं रीअरेंज करता हूं, मैं प्रेशर वाली टर्म्स जो है, वन वाली सारी टर्म्स एक साइड पर लेकर आता हूं और दूसरे एंड वाली जो सारी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पर लेकर जाता हूं। तो मैं लिखूंगा P1 को इधर रहने दूंगा, ये हाफ रो v स्क्वायर को मैं इधर ले आया, ठीक है, और ये रो gh1 को यहाँ पर माइनस थी, इसको इधर लेकर आया, ये भी यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो ये मैंने सारी की सारी जो टर्म्स इस एंड के लिए थी, प्रेशर ऑफ एंड वन हाफ रो v स्क्वायर, ये भी v1 का स्क्वायर है, इस एंड के लिए है, रो gh1 ये भी इसी एंड का है, उसको एक साइड पर लिख दिया और बाकी वही सारी की सारी चीज़ें दूसरे एंड के लिए दूसरे साइड पर लिख दी। आपकी बुक में यहाँ तक ही डेरिवेशन है और इसी को ही रखा गया है एज बर्नौलीज थ्योरम। लेकिन अब आप कहेंगे सर जी आपने शुरू में ये जो बात की कि जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, सम ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज़ें तो यहाँ पर इनका नामो निशान ही नहीं है। ये आप क्या बात कर रहे हैं, आपने वो स्टेटमेंट्स कहाँ से निकाली हैं? तो वो स्टेटमेंट्स के लिए इसको थोड़ा सा फर्दर रिफाइन करना पड़ता है। राइट नाउ आपकी बुक में यहीं तक ही है कि पहले एंड पर P1 हाफ रो v स्क्वायर और रो gh1 का सम विल बी इक्वल टू दूसरे एंड पर P2 हाफ रो v स्क्वायर और रो gh का सम। दोनों के ये चीज़ें ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद यहाँ पर जो जवाब आएगा वही यहाँ पर जवाब आएगा। ये इक्वेशन ये कहती है। ठीक हो गया, समझ में आ गई? यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेशर हाफ रो v स्क्वायर और रो gh का जो सम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रेशर की तो चलो समझ में आती है, लेकिन ये हाफ रो v स्क्वायर रो gh ये क्या चीज़ें हैं, ये होता क्या है? आप कहेंगे चलो ठीक है सर जी, ये रो में डेंसिटी भी आ गई, जी भी आ गया, एच, लेकिन ये मल्टीप्लाई होके किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं? ठीक है, एम वी लिखा होता तो हम कहते हैं कि मोमेंटम है, या हाफ एम वी स्क्वायर लिखा होता तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये है क्या? इन चीज़ों का सम कांस्टेंट क्यों है? क्या बात क्या हो रही है? तो बात ये हो रही है, उस बात को जानने के लिए हमें इसको एक स्टेप और आगे लेकर जाना पड़ता है, फिर बात समझ में आएगी। तो थोड़ा सा होशियार रहें, मैं क्या करने वाला हूँ अभी। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा हर टर्म को बाय वॉल्यूम। इसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वी आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय वी। इसको मैं जब v से मल्टीप्लाई भी करूंगा डिवाइड भी करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पहले तो मैं यहां पर डेंसिटी की बजाय मास ओवर वॉल्यूम लिखता हूं, यहां पर भी मैं डेंसिटी की बजाय मास ओवर वॉल्यूम लिखता हूं, तो कोई मसला नहीं है। फिर मैंने इसको v से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो जब मैंने इसको v से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया कि ऊपर v आ गया, वॉल्यूम आ गया। फिर मैंने इसको डिवाइड भी किया तो क्या आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v। ठीक हो गया? यही काम मैंने यहाँ पर भी किया। यहाँ पर मैंने रो gh है, बेसिकली mgh ओवर वॉल्यूम है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, एक वॉल्यूम कैंसिल हो गया, नीचे वाला वॉल्यूम रह गया। ठीक है, तो ये mgh डिवाइडेड बाय v हो गया। बेसिकली किया क्या है मैंने, ये प्रेशर था तो इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ये pv ओवर v हो गया। हाफ m ओवर v gh था ये, इसको जब मैंने चेंज किया तो ये क्या हो गया? इसको जब मैंने इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो बेसिकली ये हाफ mgh ओवर v हो गया। हाफ नहीं रहा, बेसिकली ये हाफ कैंसिल हो गया, बाकी सब कुछ इसका रह गया, mgh ओवर v। ठीक हो गया? इसी तरह से रो v स्क्वायर, हाफ रो v स्क्वायर को जब मैं v से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय v। ठीक है, बेसिकली हुआ कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ इस जो है रो को ना डिवाइड कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ mv लिख दिया है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली बात अलग से है,
लेकिन हमने बस इसको सिंपली इस तरह से कर दिया है, इसकी जगह m ओवर v, इसकी जगह m ओवर v ही लिख दिया है, तो वही बात है। तो अब ये किस फॉर्म में आ चुकी है, किस फॉर्म में आ चुकी है, इस वाली टर्म को देखें तो ये टर्म अब क्या कह रही है, ये टर्म कह रही है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। ये टर्म क्या कह रही है, ये कह रही है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये टर्म क्या कह रही है, ये कह रही है पोटेंशियल एनर्जी mgh पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स कांस्टेंट। यानी कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या बता रहा है मुझे, ये मुझे बता रहा है कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एग्जैक्टली यही की यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि द सम ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, बेसिकली यहाँ पर भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड। तो एक आइडियल फ्लूइड जब एक ऐसे पाइप में से मूव करता है जिसका वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और जिसकी हाइट भी वेरिंग होती है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, यहाँ पर बड़े वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया में स्लो है, वहाँ पे फास्ट है, जो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, ठीक है चेंज आया है, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आया है, ठीक है चेंज आया है, और कुछ ना कुछ वर्क भी हुआ है, ठीक है वो भी वर्क हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर और है, वहाँ पर और है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर और है, वहाँ पर और है, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डिफरेंट हुआ है, वहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क और हुआ है, दैट इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। बट the sum of all these quantities, the sum of pressure volume work done per unit volume के हिसाब से देखते हैं हम, the sum of kinetic energy per unit volume, the sum of potential energy per unit volume at all points, चाहे यहाँ पर देखें, चाहे उस एंड पर देखें, चाहे बीच में कहीं पर भी आप इन सारी चीज़ों का सम निकाल लें तो सम कांस्टेंट रहता है। यानी कि इन अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेरिंग हाइट, kinetic energy per unit volume may be different at different points, potential energy per unit volume may be different at different points, work done per unit volume to move the fluid may be different at different points, but the sum of all these quantities always remains constant for an ideal fluid. ये है बर्नौलीज थ्योरम, ये है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक हो गया। तो unless and until आप ये आखिरी स्टेप नहीं करते तो आपको कभी समझ में नहीं आता बर्नौलीज थ्योरम कह क्या रहा है। तो ये जो आखिरी स्टेप है ये ज़रूरी है बर्नौलीज थ्योरम के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स बनाने वाले हैं वो कभी ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, कभी वो आखिरी स्टेप करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके बताएंगे नहीं कि ये इक्वेशन क्या बात कर रही है आपसे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको समझ में ना आए। आई थिंक शायद इसी तरह से ही बनाई जाती है किताब। हालांकि बुक बनाने का तरीका ये होता है कि इतनी सिंपल बनाई जाए कि अगले बंदे को समझ में आए, अगला बंदा बुक खुद पढ़े और बुक उससे बातें करे। लेकिन चूंकि बनाई इस किस्म की हुई है तो वो बुक बातें नहीं कर पा रही बच्चे से, बच्चा भी बुक से बातें नहीं कर पा रहा, फिर बच्चा पढ़ नहीं रहा। सो खैर वो चीज़ अलमिया है हमारा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। राइट नाउ मैंने कोशिश की है कि उसको सिंप्लीफाई करूं ताकि आपको पता चल जाए कि हो क्या रहा है। सो अब ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, साथ आप जितना उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, इन सारों का सम कांस्टेंट, तो हम यही कहते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। ये बिल्कुल उस तरह की चीज़ है जिस तरह आप थर्मोडायनामिक्स में कहते हैं कि जितना भी आप हीट देंगे सिस्टम को, उसका कुछ हिस्सा का इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा और कुछ हिस्सा वर्क करने में चला जाएगा। तो ये जो जितना भी आप इसके ऊपर इसको हीट देंगे वो और इंटरनल एनर्जी और वर्क का जो सम है वो बराबर होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने की है कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क को भी उस इक्वेशन में डाल दिया है, वो भी साथ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम भी ले लें, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम भी ले लें, वो कांस्टेंट रहेगा ताकि वर्क एंड एनर्जी के हिसाब से सारा का सारा कुछ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हो। दिस इज़ द रीज़न ये बर्नौलीज थ्योरम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये एमसीक्यू आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है कि किस पर है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पर बेस्ड है उसका एमसीक्यू आता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बजाय मास के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। या उसके अलावा आपको कोई न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाएगा जिसमें ये इक्वेशन या ये इक्वेशन या ये इक्वेशन यूज होगी। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम हमने कर लिया है, उसको डिराइव कर लिया है। एंड दिस इज ऑल फॉर बर्नौलीज थ्योरम जस्ट। अब इसकी एप्लीकेशंस, बर्नौलीज इफेक्ट, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको कामयाब करे, मेहनत कीजिए। खुदा हाफिज़।